साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिफिशियल साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपको बता रहे हैं कि आज देश के लोगों का खतरनाक लेवल का जो नुकसान हो रहा है वो न्यायपालिका कैसे कर रही है। न्यायपालिका में ये आते हैं पुलिस, वकील, जज। कोर्ट में लिखा होता है न्यायालय, न्याय के मंदिर। आप जाते हैं न्याय की उम्मीद के साथ जाते हैं कि भी न्याय करेंगे, वो जज साहब न्याय के पुजारी। लेकिन आज के दिन कोर्टों में जिनका वास्ता पड़ रहा है, जिनका नहीं पड़ा वो खुशकिस्मत है कि वो उस शोषण के चंगल में नहीं फंसे। कोई अच्छे कर्म क्यों वो उस शोषण से बचे हैं। लेकिन जिन लोगों का कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ा है, पुलिस से वास्ता पड़ा है, हमारे देश पुलिस और नेताओं को अक्सर लोग गालियां दे देते हैं, लेकिन जज और वकील एक ऐसा सेगमेंट था जो लोगों के साथ खूब गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बोल नहीं, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी ताकत थी। वो ताकत का दुरुपयोग करने लग गए, जैसे कंटेम्प्ट का केस लगाना, आपके ऑर्डर में आपको सजा कर देना। लोग डरते हैं जज की मैं कंप्लेंट करूंगा या कुछ बोलूंगा तो वो कर देगा। वकीलों को बोलेंगे तो वकील आपस में मारा पीटी तक उतर जाते हैं। कोर्ट में आपने ऐसे काफी एग्जांपल देखे कि मारा पीटी तक उतर जाते हैं, जबकि कहने को कानून का जानकार, सभ्य समाज और ये बुद्धिजीवी बोलते हैं अपने आप को। मुझे भी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। जब हमें ऐसी केस में फंसाया गया तो हमें पता चला कि कोर्ट और पुलिस में क्या क्या गड़बड़ियां होती है, और गड़बड़ियां वैसे खतरनाक लेवल की जो आप सोच भी कल्पना भी ना करते। तो पुलिस में जैसे क्या करना है कि पुलिस के पास कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो ये देखती है कि भी एक पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी, दोनों में से किस पार्टी से हमें पैसा मिलेगा। क्योंकि मेन कंप्लेनेंट है, शिकायत वाला है, वो ज्यादा पैसे दे सकता तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर आप उस शिकायतकर्ता से ताकतवर है तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो पुलिस कैसे करेगी, वो ना कुछ प्रभाव इसका इस्तेमाल करके ताकत लेगी। ताकत, पैसा, कोई ना कोई आपको एक चीज चाहिए, बहुत बड़ी सिफारिश हो तो आप उस शोषण से बच जाए। जैसे गन्ने का रस निकालने का मशीन होती है, उसमें गन्ना डालते हैं, छिलका बन जाता है और रस निकल जाता है, फिर डालते हैं, फिर छिलका बन जाता है, और वो 4-5 बार करने के बाद उसमें नींबू, धनिया, पुदीना का भी वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो चीज़ बिल्कुल छिलका बन जाता है, यूजलेस बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के निर्दोष लोगों को और शोषण करके उनको इतना कमजोर कर दिया, ये काम जुर्सी का है। बहुत सारे लोग आत्महत्या करके गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ना केवल मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मेंटल प्रॉब्लम जैसे साइकेट्रिक और न्यूरो प्रॉब्लम हो रही, दिमागी बीमारियां हो रही। ये सब क्यों हो रहा है? तो हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव होते हैं। कोर्ट में क्या होता है कि डर परोसा जाता है। आप कोर्ट में गए, वकील भी खूब ड्रामा करते हैं, जज भी आजकल खूब सेटिंग हो रही है, और जुडिशियल करप्शन इंडिया में बहुत बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि इनको निरंकुश ताकत मिल गई। पुलिस का तो कई बार ये कहते हैं भैया कोई एक आध समझदार जज होता है, वो कुछ कार्रवाई कर देता है, लेकिन इन जजों का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया है कि किसी चीज का डर ही नहीं। इनको लगता है कि हम तो खुदा से भी बड़े चीज, और उस हद तक बेशर्म हो गए कि निर्दोष को सजा करना, बेल में पैसे लेना। अभी कुछ दिन पहले मुझे जेल में डाला गया था, और जेल में इसलिए डाला गया था, मैंने करप्शन के सबूत पकड़ लिए थे, जिनमें सेशन जज रिश्वत लेते हुए उसके सबूत हाथ में आ गए थे उसमें, और 3-4 जज शामिल थे। हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जज जेल में आता है मिलने। लोगों को लगा भी हाई कोर्ट का जज सुनेगा, जेल में अलग अलग लोगों की समस्या होती है, बड़ी बड़ी से भी हाई कोर्ट के जज साहब आए, कुछ न्याय देंगे। मैंने बिल्कुल लिखित में कंप्लेंट दी, और बाद में पता चला कि वो 8 करोड़ रुपए रिश्वत लेके चले। 8 करोड़ रुपए रिश्वत एक हाई कोर्ट का जज लेके चला गया, नार्मल जैसे डिस्ट्रिक्ट से। तो ऐसे ही मैंने हाई कोर्ट में जो मेरी बेल लगाई गई, फैक्ट रखती है हमारे वकील साहब ने, वो वकील साहब एवरेज थे, बहुत हाई फाई वकील का मेरा बजट नहीं था। हाई कोर्ट के सामने फैक्ट आ गया, हाई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर रही, बिल्कुल स्पष्ट फैक्ट आ गया कि फ्रॉड हो रहा है। और हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती, तो हाई कोर्ट में ये नीचे वाले जो एडीजे लेवल के जज हैं वो झूठी रिपोर्ट बना के भेज देते। मेरे को एमबीए डिग्री दिखा दी, कहीं है ही नहीं, इनकम है, पैसा है, सब हवा में कर दिया, कानून के खिलाफ जाकर कर दिया। 340 की एप्लीकेशन दूसरी पार्टी ने कोर्ट में झूठ बोल रखा, वो डिसाइड करनी होती है, उसमें 7 साल की सजा होती है। 9 केस डाल के उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे, कोर्ट के सामने फैक्ट। और जज की क्या मजबूरी मेरी डिग्री एमबीए दिखाना, जो कि है ही नहीं, कोई सबूत तो दिखाना, कोई झूठा सच्चा सबूत तो हो। तो इस तरह से अलग अलग केसों में, ना केवल मेरे साथ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा इवन अटेम्प्ट टू मर्डर करवाया गया जेल के अंदर, क्योंकि मैंने इनके करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। ना जब मैं बाहर आया, में एक जज था एमजद खान, जेएमआईसी था, उसने लाल बत्ती रख रखी गाड़ी का, जो पीछे वाली सीट के पीछे फट्टा होता है उसके ऊपर लाल बत्ती रख रखी। मेरी नजर पड़ी, मुझे लगा यहाँ पर लाल बत्ती की परमिशन नहीं है, तो ये तो कुछ गड़बड़ है। मैंने फोटो खींची, मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी, और बाई चांस उसी जज के पास मेरा केस था। अब मैंने तो ये सोच के किया नहीं था कि किसकी गाड़ी है, क्या कुछ है। मैं तो, मुझे पता था कि भी ये बत्ती इस तरह से रखी तो गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़। मैंने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट कर दी, हाई कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। हाई कोर्ट में कि ज्यादा जगह कंप्लेंट फाइल की, तो उस जज ने अपनी बत्ती हटाई, बाकी सब लगा के आते थे, ब्लू के लिए अनटाइटल था।
लेकिन जब वो घर से पीएमओ में गई, कंप्लेंट डाली, सुप्रीम कोर्ट में डाली और अलग-अलग जगह डाली, जब कंप्लेंट कई जगह जाती है तो कई बार कोई ना कोई व्यक्ति काम कर देता है। पीएमओ ने क्या किया, नई-नई सरकार बनी थी और मोदी जी ने इस पे कार्रवाई कर दी। पीएमओ ने रेड लाइट का जो आपको याद होगा 2014 के बाद की बात है, 2014 में सितंबर-अक्टूबर के आसपास की बात है। तो उस समय मोदी जी ने ये कहा कि भाई पुलिस, वकील और जज तो कानून के जानकार होते हैं, क्योंकि उस फोटो के अंदर गाड़ी का नंबर आ रहा था, जज का नाम नहीं लिखा हुआ था, उससे पता चल गया कि ये गाड़ी किसकी है। तो पुलिस, वकील और जज कानून के जानकार होते हैं, तो ये पॉलिसी बदल दी और उसके बाद आप सब जानते हैं कि सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस को ही ये रेड लाइट या ब्लू लाइट यूज करने की परमिशन दी गई थी। उसके बाद ये चीज हट गई। तो इसका कई बार बड़ा इम्पैक्ट होता। तो इन्होंने मेरे को जेल में डाला, कोर्ट में खड़ा हूँ, जज से बात करूँ, मेरे वारंट करना है, नॉन अवेलेबल वारंट करके जेल में डाल देना, जेल में डाल के कैदियों से टॉर्चर करवाना। एक जज का, जिसको लोग कहते हैं न्याय का देवता, न्याय का पुजारी, न्याय के मंदिर में बैठता है, अरे भैया न्याय न्याय नाम है, लेकिन इनकी एक्चुअल मानसिकता आप देखें तो नॉर्मल जो ऑफिसर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, वो भी इतनी कदर नहीं करते जितना की कर रहे हैं। लेकिन इनकी गुंडागर्दी में मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट का केस भी लिखा, वो किस्मत से नहीं डल पाया क्योंकि मैंने उनकी शिकायत कर रखी थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से खूब टॉर्चर करवाया मेरे को, जेल में लगातार 40 घंटे तक लगातार टॉर्चर करवाया। और जेल में क्या अलग अलग हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, आप उनसे पंगा ले नहीं सकते, आपको जेल में झूठा फंसा के झूठे गवाह बन जाएंगे और आपके खिलाफ ही केस डाल देंगे, आपका जेल में कोर्ट केस होगा। इस तरह की लोगों के साथ समस्या करें। अब सोचो आपने कुछ गलत नहीं किया, आजकल इतना खतरनाक खेल है, आप अपने जीवन में, आपका जन्म होता है, जन्म के बाद आप स्कूल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद फिर आप अपने काम धंधे में शुरू करते हैं, जहाँ आपकी रियल लाइफ शुरू होती है। जो पहले 20 साल के लगभग टाइम होता है, उसमें भी आपको अलग अलग स्ट्रगल आते हैं, कभी एजुकेशन का स्ट्रगल है, कभी कैरियर का स्ट्रगल है, भारी बीमारी होगी, उसमें आपको इतनी तकलीफ नहीं कभी। लेकिन 20 साल के लगभग का जो सेगमेंट आता है, इस एज ग्रुप से शुरू होता है शोषण का दौर। न्यायपालिका के जो भ्रष्ट लोग हैं, वकील हैं, पुलिस है या जज है, वो ऐसे लोगों को शिकार बनाना चाहते हैं। किसी यंग बंदे पे आप रेप का इल्जाम लगा, गलत किया नहीं किया कोई नहीं पूछने वाला, उसको उठा के अंदर डाल दें, क्योंकि एक औरत ने कंप्लेंट की, अंदर उठा के डाल दिया, उसकी 5 साल तक जमानत नहीं होगी। ऐसे लोगों को जानता हूँ कि आपस में पड़ोस का झगड़ा था, वो कोर्ट का एम्प्लॉय था, वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद वो प्लॉट को लेना चाह रहा था, तो वो दूसरी पार्टी थी, उसने देखा ये प्लॉट ना ले पाए, उसने उस पर एक छोटी बच्ची से रेप का इल्जाम लगा, छेड़छाड़, और वो जेल में बंद है। जब मैं उस व्यक्ति से मिला, मैं उनको जानता था, तो मैंने उनसे बात की, मैं सोचा ये टीचर है। जब मैं बाद में बात की तो मुझे ध्यान आया कि ये तो कोर्ट में एम्प्लॉय थे। जब उन्होंने बताया, सोचो लोगों को उनके साथ क्या बीत रही है। वो कोर्ट का एम्प्लॉय होने की वजूद, जिसने पूरी जिंदगी में इस तरह का मतलब केसेस देखे हैं, जबकि वो पर्सनली बहुत शरीफ आदमी थे, मैं उनको पर्सनली जानता था 12-13 साल से, ऐसे बंदे को फंसाया जाए। चालाक लोग तो जैसे तैसे जुगाड़बाजी करके बच जाते हैं। तो साथियों, इस तरह का जो जो हमारी जुडिशरी खेल खेल रही है, अटेम्प्ट टू मर्डर करवाना, न्याय को बेचना, न्याय जस्टिस फॉर सेल जिसे बोलते हैं, बेल देने के लिए आपने गलत किया है, आपके पास पैसे हैं, आपको मैं बेल दे दूंगा, जिसने गलत नहीं उसके बदले में उसको उठा के अंदर डाल दिया, निर्दोष को अंदर डाल दिया। इसलिए जेलों में बहुत सारे लोग निर्दोष हैं। ऐसे ही पुलिस करती है, चोरी में उनको कुछ नहीं मिला, मोबाइल फोन में कुछ नहीं मिला, तो किसी कमजोर से बंदा पकड़ा, उस पर एक केस लगा दिया, या उसने किया भी था तो एक छोटी सी गलती की होगी, उसको उठाया, 5-7 केस फ्री में लगाया, उसको जेल में डाल दिया, 5-7 महीने में फिर कुछ नहीं मिला, उसके साथ 5-7 केस लगा दिए, फिर 5-7 महीने में कुछ नहीं मिला, उसके साथ केस लगा। इस तरह उसको 1-2 साल का हैबिचुअल चोर बना। अब उस बंदे के पास ऑप्शन क्या बचा, सोसाइटी एक्सेप्ट करती नहीं, सोसाइटी मानती नहीं, इसने चोरी करी, किया नहीं किया वो उसको पता है। मैं जेल में रहा हूँ, मैंने काफी लोगों को देखा कि निर्दोष लोग जेल में डाले जाते हैं, उनके साथ क्या बीतती है, उनकी क्या समस्या होती है। और जुडिशरी जब झूठे केस में फंसाती है, आप सोचो जब 20 साल का हुआ, फिर केस फंसाने का दौर हुआ, जैसे आजकल किसी औरत ने इल्जाम लगा दहेज का केस कर दो, दहेज के साथ रेप की भी धाराएं लगा दी, ससुर ने, देवर जेठ ने किया। जबकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, आज भी घूंघट प्रथा जैसे खत्म हो गई, घूंघट निकालना कम हो गया, लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, आज भी सर झुका के निकलते हैं, क्योंकि वो इस एज तक आते आते इतने यूज टू हो चुके हैं कि वो उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि जो जवान बहू बेटी है उनके सामने वो उसको आंखों से आंखें मिला सके। हालांकि हमारी यंग जनरेशन है, वो थोड़ी सी अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है। तो कोर्ट के अंदर जब आप जाते हो तो 20 साल से जो शुरू होता है, यंग बंदों को रेप में फंसाओ, जो थोड़ा सा कमा रहा है, वेल टू डू, अच्छी पोजीशन पे आ गया, उससे पैसे वसूलने हैं, अवैध वसूली करनी है, उस पर रेप का इल्जाम लगाओ, दहेज का इल्जाम लगाओ। हट्टी कट्टी औरतें जो सब कुछ कमा रही, जिनको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आदमी मकान खरीद के नाम करवा देता है, और कोई गलती भी नहीं कर रहा, उसके माँ बाप साथ भी नहीं रहे, उनके झूठे नाम लिखवा दिए जाते हैं, और वो शोषण चाह। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि केस तो चलो आदमी सोचे कि कोई बात नहीं लड़ लें, कोई लड़ने की कोशिश करता है तो उसको सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है।
जज जानबूझ के परेशान करते हैं, उनके पास सबूत कुछ हो रहा है, उनको जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए जेल में डालते हैं। उनकी बेल नहीं दी जाती और जो इन्फ्लुएंशियल लोगों की बेल 1 मिनट में हो जाती है। उनके लिए उनको टाइम है, उन लोगों के लिए जजों को उनका करियर दिखता है, उनका जीवन दिखता है, उनका लाइफ दिखता है, फैमिली दिखती है। जो इनोसेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो न्याय का विरोध कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। फिर आप कोर्ट में जाते हैं तो गड़बड़ काम होती है। वकील अपनी फीस पहले ले लेते हैं, जो भी आपकी 30-40-50 हज़ार से 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अब फीस पहले ले, उसके बाद आप उसके वजह चक्कर काट रहे हैं। वकील कई बार आपके जानबूझ के पेश नहीं होता है, आपको कई बार बताता नहीं है, कई बार आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो तक नहीं देते हैं, दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके के जो ड्रामे चलते हैं, आपको न्याय का होता है। और कोर्ट में जब आप जाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। अब जज को तो सैलरी मिल रही है, जज को तो फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन फर्क किसको पड़ा? आप अपना काम धंधा छोड़ के गए, एक मानसिक तनाव को झेला, कितना भयंकर दबाव होता है। आप गए और वहां जाके कुछ भी मिला, अगर आप वैसे नहीं गए तो आपका वारंट हो जाता है। जेलों में ऐसे लोग बंद है, 10 में से 3 लोग या 4 लोग ऐसे हैं जो तारीख को जम कर गए, यानी वो तारीख थी उनको पता नहीं चली, वो कैसे गड़बड़ हुई। 3 ने उसको बताया भी थी तारीख 20 अप्रैल है, वो बंदा 20 अप्रैल को जाता, तारीख थी 12 अप्रैल। अब वो 20 को जाएगा तो 12 को तारीख थी, 12 को जज ने वारंट कर दिया। 20 को जाएगा तो वो जाएगा तो उसका वारंट वकील का वो तो भाई वारंट होती, जज साहब ने तेरे को तो बेल लेनी पड़ेगी, 10-5 हज़ार रुपये उससे ले ले या उसको जेल भिजवा देगा। तो इस तरह का शोषण चल रहा है। तो हमारे कोर्टों में न्याय नहीं मिलने के कारण, और जो आपका काम, देखो कई कितने नुकसान हुए। जब आपका ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और आपने गलत नहीं किया, रेप का होने से जिसके ऊपर आपने मजे लेगा, आपके रिश्ता समाज कानून जो भी जानकार है मजे लेंगे, और ऐसी शर्त लगाई हाँ इसने पक्का किया हुआ, जबकि आपको पता है आपने वो काम गलत किया। सोसाइटी को भी पता होता है, लेकिन जानबूझ के मजाक इसलिए उड़ाते हैं। वो आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है, इतना डिस्टर्ब कर देता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, आप लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, आप अकेलेपन की तरफ जाना शुरू होते हैं। एक अनजाना डर, कोर्ट में जेल का डर, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, आपकी कमाई ठप, आपकी कमाई बंद और घर वाले परेशान, घर वाले परेशान प्लस जेल के खर्चे, क्योंकि जेल में हर चीज़ महंगी मिलती है। 10 की चीज़ 20 में मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और मिलेगी जेल के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके मिलेगी, होता सब कुछ जेल के अंदर, लेकिन आपको पैसे फेंकने पड़ते हैं। तो वो बंदा जब जेल में गया तो उसको अलग अलग तरीके से, इधर से आपकी बेल नहीं हुई, अब आपका दुश्मन क्या करेगा कि आप तो जेल में डाल दिए, आपके घर वालों को, जो घर में जो है छोटे बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ, उनको परेशान करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। औरतों के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है, जज को पता है गड़बड़ है, लेकिन जानबूझ के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। 340 के केस डालना कितना मुश्किल होता है, औरत के फर्जीवाड़े के सबूत पकड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस पर जज जानबूझ के कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई ना करने का कारण क्या है? जबकि कानून ये कहता है कोई भी मेन केस है, किसी भी सेक्शन में है, उससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी धारा की हो, वो पूरी करनी पड़ेगी। खासतौर से जब कोर्ट के सामने झूठ आ गया तो कोर्ट की पहली ड्यूटी बनती है कि उस झूठ के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उस पर कार्रवाई ना करने का मतलब क्या? जज का क्या स्वार्थ है, वकीलों का क्या स्वार्थ है? तो जजों की जानबूझ के न्याय में अड़चन पैदा करने की जो नियत है, बदनीयत है, उसकी वजह से देश के लोग शोषण के शिकार, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। आपको बेल नहीं मिली, तारीख पे जाना जरूरी, नहीं जाओगे तो वारंट कर देंगे, जेल में डाल देंगे। तो ये जो अलग अलग गैंग बन गया, जो लोग कोर्टों में जाते हैं उनको इस तरह का अच्छा सा नॉलेज है, वो देख रहे हैं कि सुसाइड तक कर जाते हैं लोग, क्योंकि जब कोई नहीं सुन रहा, युवा सुसाइड कर रहे हैं, बुजुर्ग वैसे दुखी हो गए, क्योंकि वो अलग अलग जो परेशान करने वाले लोग आगे इनडायरेक्टली। तो हमारा जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, उसका हमारे शरीर पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और खास तौर से जब लंबे समय तक आप गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत के उसमें रहेंगे, तो आपकी जो मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ को जारी रखने के लिए, जो आपकी बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस होनी थी, वो 80% एनर्जी को हमारी नेगेटिव इमोशन कंज्यूम कर जाती है। जब आपकी बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन जीरो पे चल रही है, जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आपकी रिपेयर मेंटेनेंस होगी, उसका असर आपकी बॉडी पर आएगा। और जितनी भी लाइलाज समझी जाने वाली खतरनाक बीमारियां आ रही है, कैंसर है, ब्रेन हेमरेज, कोमा, क्लोट, साइकोसिस, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, अलग अलग जो बीमारी चल रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब वहीं से आ रहे हैं। क्योंकि लंबे समय तक जब भी आप नेगेटिव इमोशन में रहते हैं, कारण कोई भी हो, और कोर्ट में तो न्याय मिल ही नहीं रहा, तो शोषण पे शोषण, शोषण पे शोषण। इसके लिए हम ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं। जो लोग इस तरह की परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, वो अपनी नेगेटिव इमोशन को कैसे रोकें। उनकी समस्याएं अलग होती है, समाज उनके लिए सुनता नहीं, उनका तो उनकी स्पेसिफिक समस्या को देखते हैं, उन्हें समाधान दिया है। तो अभी मैं कुछ वीडियो भी डाल रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं। जेल में जो बंद है उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं। उनके परिवारों के जो लोग हैं उनके साथ क्या परिस्थिति है, उनके लिए अलग बना रहा हूँ। जो झूठे केसों में फंसे लोग हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाई है, ताकि उन लोगों की जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं, उनको माइंड की एक्सरसाइज, कोई ना कोई इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कोई आर्टिकल है, इस तरह के डाल रहा हूँ। तो मेरा प्रयास ये है कि हम अपना थोड़ा सा जो टाइम करके वो चीजें जो हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप उस
जो दर्दनाक परिस्थिति है कि कोई सुसाइड कर रहा है, आप बड़ी-बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए, आपका पहले ही फाइनेंशियली, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण हो गया, आप वैसे ही कमज़ोर हो गए और ऊपर से आपका काम-धंधा ठप हो गया। काम-धंधा ठप होने के बाद आपको इस तरह से इन चीज़ों में फँसा दिया, अब बीमारी के खर्चे लग गए। कोर्ट का केस निपटा नहीं है, इधर से बीमार, तो आप किस खतरनाक सिचुएशन में चले जाते हैं। वो बड़ी मतलब अजीब स्थिति है, मैंने उस चीज़ों को देखा है, आम आदमी लोग नहीं जानते। जिनके साथ बीत रहा है वो जानते हैं, तो आप अपने आप को उस नेगेटिव परिस्थिति से कैसे बचाकर जल्दी से जल्दी नॉर्मल परिस्थिति तक कैसे आएँ। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। मेरे साथ गड़बड़ हुई, हाई कोर्ट से मेरी बेल रिजेक्ट हो गई 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेंटेनेंस के एग्जीक्यूशन में 30 दिन से ऊपर का प्रोविजन नहीं, मुझे 205 दिन रखा गया और बहाना बनाते गए। लेकिन मैं रोज़ प्रेयर करता रहा, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई और वो लोअर कोर्ट से हुई। जब आप प्रेयर करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रेयर कैसे करें? अभी हमने आपको ग्रेटिट्यूड की प्रेयर के वीडियो बनाए हैं, आप उनको, हमारा मेंटल हेल्थ फैक्ट्री के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसमें यूनिवर्सल लॉज के बारे में देखें। आप ग्रेटिट्यूड की प्रेयर को देखें, ग्रेटिट्यूड के फायदे क्या है, रात को प्रेयर करने के क्या फायदे हैं, सुबह प्रेयर करने के फायदे क्या है। तो दुनिया में चमत्कारी परिणाम लाने के लिए जब भी आप मुश्किल दौर से, संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कोई उम्मीद नहीं है, उस उम्मीद को अगर आपने जगा दिया किसी भी तरीके से, वहाँ प्रेयर काम करती है। जब भी हम परेशान होते हैं, आप देखते हैं कि हम धर्म के स्थल में जाते हैं, कोई धार्मिक जगह पे जाते हैं, या जहाँ भी हमारी आस्था, किसी के कोई गुरु है, कोई महाराज है, जिनको भी आप मेंटर गुरु मानते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पर आपको एक उम्मीद लगती है। और वो उम्मीद जगनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर आपकी उम्मीद है, तो ना तो आप सुसाइड करेंगे, ना आप बीमार होंगे तो ठीक हो जाएँगे। अगर आपकी उम्मीद चली गई, तो आपका चाहे मौत नहीं आई, लेकिन तो भी आप चले जाएँगे। कुदरत ने हमारी सांस डिसाइड करके हमारी ज़िंदगी कितनी है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी पल है उसको अच्छा बिताएँ, अच्छे काम में लगाएँ। जितना समय आप अच्छे काम में लगाएँगे, परिस्थितियाँ कैसी भी आ सकती हैं, जितना अच्छे काम में लगाएँ उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों से बचा रहेगा, जब माइंड नेगेटिव चीज़ों से बचा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। नेगेटिव एनर्जी जो आपकी रिपेयर मेंटेन को खराब कर रही थी, वो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और हेल्दी लाइफ को लंबे समय तक एन्जॉय कर पाएँगे। आज से 30-40 साल पहले जो माहौल होता था, झूठे केसों में फँसाने वाला गेम कम चलता था। बुजुर्ग 90-90 साल जी लेते थे। फैसिलिटी कम थी, लेकिन उनका खान-पान अच्छा था, तनाव कम था। आपस में एक-दूसरे के साथ हम बैठ लिया करते, बातें शेयर कर लिया करते। आज सोसाइटी में हमारी सुविधाएँ बढ़ गई, सुख-सुविधाएँ बढ़ गई। हम लग्ज़री तरफ जा रहे हैं, गाड़ी-घोड़ा, मकान-दुकान सब कुछ हो गया, लेकिन आपस में शेयर करने वाली बातें खत्म होती जा रही है। रिश्तों में खोखलापन आ गया। हम किसी से बात करते रहे, हम ये सोचते हैं कि ये मेरा मिसयूज़ ना कर ले। हम गले मिल रहे हैं, नए कपड़े पहनने के लिए, अंदर से गालियाँ दे रहे हैं। तो रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिश्तों में जो इश्यूज़ आ रहे हैं जिन लोगों के साथ, हम उसके बारे में बात बताएँगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिन रिश्तों के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, वो उस कम्युनिटी को जॉइन करते हैं, इसको हल्के में ना लें। आप अगर इस गहराई को समझ जाएँगे, तो आप अपने जीवन को बेहतरीन एन्जॉय करेंगे, ज़िंदगी की वो चीज़ एन्जॉय करेंगे जो आपने सोची भी नहीं थी। और जो आपको बीमारी से बचाएगी और जीवन को एन्जॉय करने में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कुत्ते-बिल्ली वाली ज़िंदगी बन गई। तो आप उन रिश्तों को कैसे सहेजें, अपना व्यवहार कैसे रखें, किस तरह से लोग दिल से आपके नज़दीक आना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो यहाँ से संपन्न होते हैं, उनको एज चाहे छोटी होती है, वो रिश्तों में एक-दूसरे के लिए जी-जान से मदद करते हैं। उनको मैंने देखा है कि वो बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं हर तरह से, क्योंकि लाइफ़ में कभी भी तकलीफ़ आएगी, तकलीफ़ आपके हाथ में नहीं आ रही। लेकिन वो जी-जान से, जब आपको ये उम्मीद है कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरी कोई मदद करने वाला खड़ा है, आप उस मुश्किल को बड़ी आसानी से पार कर जाएँगे। तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने चीज़ें बताई है। ये चीज़ें स्कूल, कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में कहीं सिखाई नहीं जा रही। तो हम अभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में भी लेक्चर शुरू करेंगे और साथ-साथ अभी इसमें भी कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को इन परिस्थितियों से निकाल कर इन, जितना आप समझेंगे, मेन चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती समझाओगे गाड़ी नहीं चलेगी। आपको अगर किसी चीज़ को समझाना है, तो आप उसका लॉजिक समझाओ। साइंस ये कहती है, उसके कारण बताओ कि ये है, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। तो इस उद्देश्य से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। मुझे विश्वास है ये जानकारी देश के करोड़ों लोग, जो कि लगभग 5 करोड़ के करीब तो केस ही हो गए, तो आप लगा लो एक केस में 5 से 10 लोग अलग-अलग तरीके से इन्वॉल्व हैं। उनमें से आधे तो गलत हैं, एक पार्टी तो गलत है, तो उसमें से लगभग 30-40 करोड़ लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, और उसके अलावा जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड है, वो भी काफ़ी लोग हैं, क्योंकि जेल में एक बंदा बंद है, काउंटिंग एक ही हो रही है, लेकिन परिवार के लोग जो 20 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी काउंट नहीं है। तो लगभग 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे हो जाते हैं आज के ज़माने में, जिनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है, अवैध वसूली हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। और अवैध वसूली कौन कर रहा है? जो बंदा न्याय का ड्रामा कर रहा है, न्याय का नाटक कर रहा है, मैं न्याय दूँगा और यहाँ आपको न्याय मिलेगा। तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा उम्मीद टूटती है कि भई यहाँ तो आखिरी उम्मीद थी, चलो पुलिस गड़बड़ करी, पुलिस को गाली दे दी, और अफ़सर गड़बड़ करा, उसको दे दी। जो नेता हैं, नेता भी ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है। गड़बड़ करते हैं थोड़ी बहुत, उनकी मजबूरियाँ, इलेक्शन में खर्चे बढ़ गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर।
तो उनको मजबूरी, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। उनको पता है कि हमें बाद में इलेक्शन में जीतना है, चाहे थोड़ा डर के, लेकिन जुडिशरी का हाल इतना खराब हो गया कि मतलब लोगों को मरवाने के लिए प्रयास कर रहे जेल के अंदर, इसलिए जेल में डाले उसको मरवा। तो साथियों, मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास किया और इस जानकारी को देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मदद की। और जीवन में कभी भी नाउम्मीद ना बने, अपनी उम्मीद को जिंदा रखें और हमारे अलग अलग वीडियो को देखते रहें। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी और आप अपने मुश्किल दौर से पार करते हुए खुशियों के दौर में ले आएंगे, अपने जीवन को बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। जो मानसिक आर्थिक शोषण हो रहा है, सुसाइड जो आप कर रहे हैं, उससे बच जाएंगे। बड़ी बड़ी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों जो आपका शोषण हो रहा है, उससे बचकर जीवन को एंजॉय कर सकें। धन्यवाद जी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद जय हिंद।